भूख। नीलू हर सांझ काम से लौटते हुए अपने आंचल को ध्यान से सर पे ओढ़ के आती थी। पथरीले रास्तों से गुजरते हुए भले ही उसे लाखों मुश्किलों का सामना करना पड़े या बार बार चोट लग जाए, पर उसके कदम नहीं रुकते थे। पुराने बरगद के पेड़ के आगे आकर नीलू अपनी चारों तरफ नज़र घुमा के चौकन्ना हो जाती थी। अभी भी वहाँ से लोगों का आना जाना नहीं रुका हुआ था। आज वो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठी रह गई। बैठे बैठे नीलू की आंख लग गई जब उसके कानों में किसी ने फुसफुसाकर कहा, ए दी, तू आज भी सो गई क्या? शाना, तू आ गया। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। मैं और ज़्यादा रुक नहीं सकती। चल बैठ जल्दी जल्दी। अपनी धूल मिट्टी से हाथों को थोड़ा साफ करके नीलू ने अपने गोद में रखे हुए पोटली के गांठ को खोलते हुए कहा, आज थोड़ा भिंडी की सब्ज़ी और रोटी लाई हूँ। मालकिन ने दी थी। मैंने छुपके से पोटली में तेरे लिए बांध लिया। मुंह खोला। रोटी के टुकड़े को सब्जी में फिरोते हुए आगे जैसे ही दूसरा निवाला राना को खिलाने के लिए नीलू ने हाथ बढ़ाई तो राना उसे रोकते हुए बोला, दी, खुद भी तो खाओ, मुझे उतनी भूख नहीं। आंसू को छुपाकर नीलू ने वो दूसरा निवाला खुद खाते हुए मुस्कुराकर कहा, सुना है इस हफ्ते मालकिन खीर बनाएगी। छोटे साहब का जन्मदिन है। मैं तेरे लिए उस दिन ढेर सारा स्वादिष्ट खाना ले आऊँगी, पर तू वादा कर उस दिन वक्त पे यहाँ पहुँच जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। दीदी की डांट सुनकर मासूम चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए राना बोला, तू चिंता मत कर दी, उस रोज़ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यही रहूँगा पक्का। अच्छी बात है, तुझे ये आज से हमेशा याद रखना होगा। तुझे तो पता है ना, सांझ के अलावा मेरा यहाँ पे आना नामुमकिन है। तेरी वजह से मुझे बाबा से रोज़ाना कहासुनी होती है। राना खामोश होकर सर हिलाता हुआ बोला, मेरे कारण आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है ना, पर आप डरना नहीं, मैं हूँ आपका अंगरक्षक। बाबा तो क्या, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। याद है ना पिछली बार मैंने कैसे सबको सबक सिखाया था? आगे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपका ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। नीलू पीठ थपथपाकर हंसते हुए बोली, बस बस, काफ़ी बड़ा हो गया है तू। पिद्दू सा शरीर है तेरा, इतनी ताकत नहीं कि गांव के बच्चों से लड़ पाए, और आया बड़ा मुझे बचाने। यूं ही नोक झोंक भरी शाम हर रोज़ बिताया करते थे नीलू और राना। नीलू 20 साल की थी और राना 12 साल का। राना की उम्र कम होते हुए भी उसने बड़े भाई जैसे अपनी बड़ी बहन को बचपन से संभालने का जिम्मा उठाया हुआ था। माँ के गुजरने के बाद 8 साल की नीलू नन्हे से राना को अपने बच्चे की तरह पाल पोसकर अच्छा इंसान बनाने में जुट गई थी। उनके बाप नटवर को गांव वालों ने दोबारा शादी करने का प्रस्ताव दिया तो वो भी उसी बहाने 2 बच्चों की माँ एक विधवा औरत से शादी करके उसे अपने घर ले आए। सौतेली माँ ने पहले कुछ महीनों तक उन बिन माँ बाप के बच्चों को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने भांप लिया कि नटवर को उन औलादों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी उन्होंने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सरला ने नीलू को स्कूल से निकालकर घर के काम काज में लगा दिया।
नीलू 2 वक्त की रोटी और अपने छोटे भाई के लिए सरला का किया हुआ हर जुल्म चुपचाप सहती गई। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब सरला का प्रकोप अब राना पे बरसना शुरू हो गया। उसकी पढ़ाई भी रोकने का तरकीब ढूंढ रही थी सरला, पर नीलू के जिद की वजह से वो नहीं हो पाया। दीदी नहीं होती तो राना का पढ़ाई भी बीच राह रुकवा दिया जाता। ऐसे ही अटूट बंधन में जुड़े हुए थे नीलू और राना। गांव में घर घर उनकी जोड़ी का मिसाल दिया जाता था, जैसे 2 जिस्म एक जान। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। नीलू आंगन के तुलसी मंच पे दिया जला के पूजा कर रही थी। ठीक तभी घर के अंदर से सरला की बड़ी बेटी कोमल आकर बोली, ए सुन, आज रात मुझे खाने में कुछ चटपटा बना कर देना। छाछ तो चाहिए ही, और छुटकी के लिए आलू के पराठे। माँ ने कहा है कि सारा काम निपटा के कोयला तोड़ देना और उनके घुटने में सोने से पहले मालिश कर देना, समझी? और बापू और नई माँ क्या खाएंगे? उनका मैं नहीं जानती, जाकर खुद पूछ ले। रात में अपने झुलसते हुए हाथों को सहलाते हुए नीलू बाहर चांद को एकटक देखे जा रही थी। आज भी बाबा और नई माँ के लिए पूरियां तलते हुए उसका हाथ जल चुका था, पर वो उनका दिल नहीं जीत पाई। उल्टा पूरियों के फुलके ठीक नहीं थे, इस बात से नाराज होकर नई माँ ने उसके हाथों में गरम तेल डाल दिया था। मुझे कैसे भी करके राना से ये बात छुपानी पड़ेगी, वरना वो इनको इस बार माफ नहीं करेगा। और अगर मैंने उसे कुछ करने से मना कर दिया तो मुंह फुलाकर 2 दिन तक मुझसे ही बात नहीं करेगा। बेचारा मेरे लिए हर किसी से लड़ता रहता है, आखिर कब तक यूं मेरे बोझ उठाएगा वो नन्ही सी जान। कहाँ मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, उल्टा वो मेरा बाप बनता फिरता है। राना के बारे में सोचते हुए, अपने भाई पे गर्व महसूस करते हुए नीलू यूं ही अपना सारा गम भूल जाया करती थी। किसी भी कीमत पे घर से नीलू आज बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। सरला ने कड़ी निगरानी में रखा हुआ था उसे। आखिरकार इतने बड़े घराने में शादी जो तय हो गई थी, बस आज की रात बीत जाए तो कल नीलू की डोली उनके जीवन में रौनक ला देगी। दूल्हा भले ही 50 साल का हो, पर उसके बदले उन्होंने नटवर को नकद 2 लाख रुपए जो दिए हैं, वो भी तो कम नहीं। उन्होंने ये भी दिलासा दिया है, आगे भी नीलू अगर उन्हें खुश रख पाई तो रकम बढ़ती जाएगी। सरला और नीलू भली भांत सब जानती थी। सरला और नटवर ने सपने में भी ऐसे सुनहरे भविष्य के सपने नहीं संजोए होंगे। नीलू भली भांत सब जानते हुए भी एक कदम घर के चौखट से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसने मिन्नती की, रोई, गिड़गिड़ाई, पर नई माँ और बापू का निर्णय अटल था। नीलू को अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे भाई की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसके ब्याह होने के बाद रोजाना भाई के भूख को कौन मिटाएगा? और अगर कहीं वो गुस्से में बावला हो गया तो उसके अंजाम से गांव वालों का क्या असर होगा? ये सोचकर भी नीलू की रूह कांप उठती है। नहीं, उसे कुछ ना कुछ उपाय निकालना ही होगा, वरना बहुत बड़ा कहर आ जाएगा। पर नीलू को उस शाम से लगातार 3 दिन तक घर में बंदी बनाकर रखा गया। उसकी इच्छा के विरुद्ध आखिरकार उसकी शादी कर दी गई। विदाई के समय आंसुओं में सिमटी हुई वो एक बार गांव के उस
पीपल के पेड़ के पास जाना चाहती थी, जहाँ पे नीलू रोजाना अपने छोटे भाई को प्यार से रोटी खिलाया करती थी। पर उसके गुहार को सबने नजरअंदाज करके उसे ससुराल के लिए रवाना कर दिया। जाते जाते नीलू अपने माँ बाप की तरफ मुड़कर बोली, भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसके कहे हुए शब्दों का मतलब वहां मंडप में खड़े किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन एक रात गुजरते ही उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। सरला की बड़ी बेटी पूनम सांझ में दुकान से कुछ सामान लाने निकली थी। काफी अंधेरा होने पर भी जब वो वापस नहीं लौटी, तब अपने छोटे बेटे तपन को साथ लेकर पूनम की खोज में वो दुकान तक जा पहुंचे। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि पूनम तो वहां सामान लेने तक नहीं गई। तो आखिर पूनम गई तो गई कहां? रात में पूरे गांव में ये बात फैल जाने पर सभी बड़े बूढ़े मिलकर उसे आवाज देते हुए ढूंढने लगे। आखिरकार थक हार कर सभी भोर होते ही घर लौट आए। पूनम की खोज लेकर सुबह के करीब 10 बजे नटवर के पास दौड़ता हुआ आया उसका बेटा तपन। हाफता हुआ उसने कहा, माई बापू, दीदी खेत के उस पार पहाड़ी के पास उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली है। सब बोल रहे कि। इतना कहकर वो फूट फूट के रोने लगा। उसे रोता देख सरला जमीन पे बेहोश होकर गिर पड़ी। पूनम के देह का अंतिम संस्कार करने के बाद गांव में एक मातंग सा छा गया। सरला तपन को एक पल के लिए अपने आंखों से ओझल नहीं होने दे रही थी। नटवर को काटो तो खून नहीं। वो पत्थर का बुत बना बस एक ही बात दोहराए जा रहा था। वो वापस आ गया। उसने मना किया था, पर तू नहीं मानी सरला। आज नीलू होती तो नीलू भी जाते हुए कह गई कि भुगतेंगे। पता नहीं आगे क्या क्या देखना बाकी रह गया है। वो किसी को नहीं बख्शेगा। पर ये तो बस एक शुरुआत थी। आगे उस गांव में हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपना जान गंवाने लगा। आलम ऐसा बना कि कोई भी दहशत के मारे शाम ढलने के बाद घर से बाहर पैर रखने को भी तैयार नहीं था। पूरा गांव मानो शाम से एक शमशान घाट का रूप ले लेता था। पूरे गांव वालों से पूछताछ और काफी तहकीकात करने के बावजूद इंस्पेक्टर स्वप्निल 2 हफ्तों से किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे थे। गुर्राते हुए उन्होंने सब इंस्पेक्टर विकास से कहा, आखिरकार इन सारे खून के पीछे है ही कौन? कौन है जो इन मासूम लोगों की एक के बाद एक हत्या इतने निर्ममता से किए जा रहा है? विकास, मैं अपने सीनियर्स को जवाब देते देते थक गया हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ना कोई क्लू, ना कोई एविडेंस। इतनी बारीकी से ये मर्डर्स कोई कैसे कर सकता है कि उसको पकड़ना नामुमकिन हो रहा? विकास ने दिलासा देते हुए कहा, सर आप चिंता मत कीजिए। मुझे जहाँ तक लग रहा ये गांव वाले हमसे कुछ बात छुपा रहे हैं। मुझे यहाँ आए हुए बस 1 महीना हुआ है और आपका तबादला भी पिछले कुछ दिनों पहले। इसलिए अगर गांव के लोग हमसे कोई राज छुपा रहे तो हमें उस लास्ट पुलिस ऑफिसर से बात करनी होगी जो आपसे पहले यहाँ पोस्टेड थे। ब्रिलियंट विकास, थैंक यू। तुमने सही निशाने पे तीर लगाया है। अब बस हमारे पास यही उपाय बचा हुआ है। मैं जल्द से जल्द उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ।
इस गांव के मुखिया से भी एक बार और तुम कुछ पता करने की कोशिश करके देखो, हो सकता है तुमसे बात बन जाए। विकास सल्यूट करते हुए बोला, यस सर, मैं आकर आपको रिपोर्ट करता हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की थी उस वक्त पंचायत के सभी गुनहगारों को सज़ा देने की, पर मेरी एक नहीं चली। हायर ऑथोरिटीज़ के रहते मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे इंस्पेक्टर स्वप्निल, लेकिन उसके प्रकोप से कोई नहीं बच पाया। उस घटना के बाद से बस वो एक कड़ी थी जिसकी वजह से उसने चुप्पी रखी थी, पर शायद अब उसे रोकना नामुमकिन है। अपने सीनियर ऑफिसर के मुंह से ऐसी बोली सुनकर खुद इंस्पेक्टर स्वप्निल दंग रह गए। बात तो सही कही थी उन्होंने। अगले कुछ दिनों में हत्याकांडों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार लाचार होकर उन्होंने उसी कड़ी को बुलाना मुनासिब समझा। सर झुका के आज पीपल के पेड़ के तले बैठी हुई थी नीलू। शादी के 1 महीने बाद उस गांव में दोबारा कदम रखने का मौका मिला था उसे। बीते लम्हों को याद करके आज उसकी आंखें नम हो गई थी। सब कुछ तो सही चल रहा था। पिछले साल इसी पेड़ पे नीलू को झूला झुलाया करता था राणा। इतने जोर से झुलाएगा तो मैं गिर जाऊंगी। अब मुझे घर जाना होगा, वरना नहीं माँ, हम दोनों की चमड़ी उधेड़ देंगी। आप चुप होकर झूले का मजा लो दी, वो सब मैं संभाल लूंगा। मेरे होते हुए कोई आपकी खुशी नहीं छीन सकता, समझे? राणा की बातें खत्म भी नहीं हुई और वहां किसी के चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ हो, आज तुम्हारी खैर नहीं। दोनों को घर पे दाखिल नहीं होने दूंगी मैं। सरला की बात पत्थर पे लकीर जैसी साबित हुई। आधी रात तक राणा चिल्लाता रहा। नीलू ने मिन्नतें की, पर सरला और नटवर को जरा भी तरस नहीं आया। सुबह जब सरला घर का दरवाजा खोली तो राणा ने उसका माथा फोड़ दिया। खून से लथपथ सरला ने गुहार लगाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। राणा पंचायत में गुनहगार साबित हुआ। इससे पहले भी कई बार राणा ऐसी ही हरकतों की वजह से गांव में बदनाम था। इस बार सजा के तौर पे उसे पीपल के पेड़ के साथ 2 दिनों तक भूखा प्यासा बांध के रखा गया। सबसे छुपकर जब तक नीलू खाना लेकर राणा तक पहुंची, तब उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसने बस नीलू को देखते हुए कहा, दी, मुझे बहुत भूख लगी है, पर आप चिंता मत करो, मैं सह लूँगा। आप रोज़ाना ऐसे ही मुझे रोटी खिलाने आओगी ना? और आप ये मत सोचना कि मैं आपको अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं आप पे कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। नीलू ने अपना वादा पूरा किया था। उस रोज से वो हर रोज राणा के लिए खाना लेकर जाती थी। अपनी आखिरी सांस तक राणा बस वही बातें दोहराता गया था। और आज के दौर में जब उसकी बहन को ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करवा दी गई, तो राणा की रूह भी अपनी बहन के प्रति अपना वादा निभा रहा था।